ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए अमेरिका पहुंचे शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ कर दिया। न्यूयॉर्क में अपनी बात रखते हुए थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि किस तरह भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और मुख्यालयों पर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि आतंक के खिलाफ की गई सटीक कार्रवाई में 26 खूंखार आतंकी मारे गए। थरूर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हमला फिर से दोहराया जाता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर ने कहा, हम जानते थे कि लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी पंजाब के एक शहर में 200 एकड़ में फैला एक बड़ा परिसर है। हम ये भी जानते थे कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनकार का रास्ता चुना। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। मैंने भारत की एक प्रमुख अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि अब समय आ गया है कि कठोर प्रहार किया जाए, लेकिन समझदारी से। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही कि भारत ने 6 और 7 मई की रात को ठीक यही किया। जानबूझकर रात का वक्त चुना गया जिससे स्थानीय नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान के जोखिम से बचाया जा सके। 9 आतंकवादी ठिकानों और उनके मुख्यालयों और लॉन्च पैड पर बहुत ही सटीक हमले किए गए। इनमें मुरीदकी भी शामिल था जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। ये वही संगठन है जो डैनियल पर्लहम की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिसे आप में से कुछ लोग न्यूयॉर्क में जानते थे। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन है। हमारी ओर से संदेश दिया गया था कि ये इरादा था। ये बताया गया कि हमलों में गलती से भी किसी सैन्य ठिकाने या आम नागरिक को नहीं मारा गया। ये संदेश आतंकवादियों और उनके संचालकों को दिया गया था। फिर भी पाकिस्तान ने जवाब देने का फैसला किया और सीमा पार से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें हमारे 19 नागरिक मारे गए और 59 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक कॉन्वेंट की नन और एक गुरुद्वारे में पूजा करने वाले सिख भी शामिल थे। जब ऐसा हुआ तो भारत के पास उसी तरह जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन मामला और भी खराब हो गया क्योंकि पाकिस्तानियों ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। बदले में भारत ने 10 मई की रात को 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय और रावलपिंडी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक जाना माना एयरबेस भी शामिल था। अगली सुबह हमें पाकिस्तानी डीजीएमओ का हॉटलाइन पर फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इसे रोकना चाहते हैं और हमने कहा अगर आप रुकेंगे तो हम भी रुकेंगे। और फिर 88 घंटे के बाद युद्ध रुक गया। लेकिन इस अनुभव के बाद हमने तय किया है कि अब एक नया सामान्य होगा जिसमें पाकिस्तान में बैठा कोई भी अगर ये सोचता है कि वो सीमा पार हमारे नागरिकों की हत्या कर सकता है और वो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में लाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर अब भी भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवाद का रास्ता चुनता है तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने बयान में शशि थरूर ने कहा कि हम दृढ़ निश्चयी हैं, इस मामले में कोई नया निष्कर्ष निकालना होगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय डोजियर, शिकायत, प्रतिबंध समिति, कूटनीति, यहाँ तक कि संयुक्त जांच का प्रयास कर सब कुछ आजमा लिया। पाकिस्तान इनकार करता रहा, कोई भी दोष सिद्धि नहीं हुई, कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं चला, उस देश के आतंकी ढांचे को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसीलिए अब हमारा दृष्टिकोण साफ है, अगर आप करेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। बता दें, अपने बयान में थरूर ने ट्विन टावर पर हुए हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आने का आह्वान किया। गौरतलब है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारत से 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा गया है। इसी कड़ी में शशि थरूर यूएस पहुंचे हैं। बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में शामिल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए भारत से सभी 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा गया है। इसी कड़ी में 23 मई की रात ऑल पार्टी डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हुआ। बीते रोज यानी 24 मई को रखी गई एक मीटिंग में ओवैसी ने साफ शब्दों में पाकिस्तान के लगातार आतंकवाद को सहयोग करने की निंदा की। ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद की ये समस्या पाकिस्तान से शुरू होती है।
जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और समर्थन देना बंद नहीं करता, ये खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ अपना रुख साफ करते हुए ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय की जान को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगली बार पाकिस्तान अगर ऐसा कोई दुस्साहस करता है तो इसका जवाब उसकी उम्मीद से भी बढ़कर होगा। ओवैसी ने ये भी साफ कर दिया कि भले ही अलग अलग पार्टियों में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की एकता की आती है तो हम सब साथ खड़े हैं। बहरीन में ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और दुर्भाग्य से आप जानते हैं कि ये पहला और आखिरी मामला है और उस चिंता के कारण हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है और संसद में सभी दलों के सदस्यों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को दुनिया के विभिन्न भागों में भेजा है ताकि दुनिया को ये पता लग सके कि भारत किस खतरे का सामना कर रहा है। और दुर्भाग्य से पिछले कई सालों में हमने बहुत सारे लोगों की जान गंवाई है, निर्दोष लोग मारे गए हैं। और सच तो ये है कि ये समस्या पाकिस्तान से ही निकलती है। जब तक पाकिस्तान इन सभी आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, ये समस्या खत्म नहीं होगी। और भारत ने इस समस्या से निपटने में अत्यंत संयम बरता है। मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख, मेरे माननीय अच्छे मित्र बैजयंत पांडा ने जो कहा उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कृपया समझें, भारत ने अत्यंत संयम बरता है। पहलगाम हमले के बाद भी जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई, कृपया इस नरसंहार की सामान्यता को समझें। एक लड़की की शादी 6 दिन पहले हुई थी, 7वें दिन वो विधवा हो जाती है। एक लड़की की शादी 2 महीने पहले हुई, वो विधवा हो जाती है। भारत के पास सारे साधन हैं और इंशाअल्लाह हमारे पास न केवल भारतीयों बल्कि भारत में रहने वाले हर किसी शख्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सभी साधन हैं। आप 9 या 10 मई को देखें, जब पाकिस्तान ने हमला किया, जो कुछ भी उनके पास था उन सारे साधनों के साथ भारत की मुख्य भूमि को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, पुंछ क्षेत्र में हम जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सरकार और मीडिया द्वारा जो कहा गया, आप जानते हैं कि हमारे पास ऐसी तकनीक है कि पूरे युद्ध में पाकिस्तान जैसे विफल देश से जो कुछ भी फेंका गया, हम उसे रोकने में सक्षम थे। आप बिल्कुल सही हैं। रामेश्वरम में एक बम विस्फोट हुआ और मैं आपको ये याद दिला दूं कि 26/11 की घटना जो पाकिस्तान में हुई, अजमल कसाब पकड़ा गया। कसाब को कानून की सारी प्रक्रियाएं दी गई। अजमल कसाब हमारे देश की सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरा और आखिरकार अदालत ने उसे सजा दी। उसके बाद भी भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तानी सरकार को वो सारे सबूत दिए जो जरूरी थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह। और क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जब ये 26/11 की घटना हुई, उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे। तो ये ऐसा देश है जो सुरक्षा और इससे क्या संदेश जाता है इसके बारे में बिल्कुल चिंतित हो। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान की अड़ियल रवैये के कारण वो मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब बहरीन 3TF समिति का नेतृत्व कर रहा था और पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया गया था, तो वो मुकदमा आगे बढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान ग्रे सूची से बाहर आ गया और दुर्भाग्य से उन लोगों को केवल मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी ठहराया गया, न कि आतंकवादी आरोपों में। और जाकिर रहमान लहरी नाम का एक संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी था। मुझे नहीं पता कि दुनिया में ऐसी जेल प्रणाली कहाँ है जहां जाकिर रहमान नाम का एक आतंकवादी है और जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। अब ये पाकिस्तान की कानूनी व्यवस्था या राज्य के समर्थन का मामला है, इसलिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं और सरकार ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार अगर वो दुस्साहस करेंगे तो जवाब उनकी उम्मीद से परे होगा। देखिए, हम उस तरह से जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन भारतीयों की धैर्य की एक सीमा है। आप भारत में आकर लोगों को नहीं मार सकते, आप बम नहीं रख सकते। पहला आतंकवादी आत्मघाती बम विस्फोट जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने हुआ था, फिर उरी हुआ, फिर पुलवामा और पिछले साल जुलाई में आतंकवादियों ने जाकर उन हिंदू तीर्थ यात्रियों को गोली मार दी जो उस विशेष बस में जा रहे थे। 7 लोग मारे गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में एक मत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हों। हाँ, हमारे राजनीतिक मतभेद हैं,
लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है, हम एक हैं। ये सही समय है कि पड़ोसी देश इस बात को समझे और मैं आशा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि बहिनी सरकार FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान को वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल उन आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए किया गया है। और मुझे यकीन है कि हमारे अध्यक्ष, मेरे मित्र बैजयंत पांडा ने आपको बताया होगा कि हमने उन 9 आतंकवादी स्थलों पर बमबारी की है, खास तौर पर LAT के भवालपुर में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नामित आतंकवादी उन लोगों की नमाज अदा कर रहा है? मेरा मतलब है कि बेशर्मी की एक सीमा होती है, इसीलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। और आप और आपका परिवार हमारा परिवार है। हम आपकी चिंता समझते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस खतरे का अंत देखेंगे। गौरतलब है, पाकिस्तान को लेकर ओवैसी पहलगाम हमले के बाद से ही मुखर रहे हैं। इससे पहले भी वो अपने भाषणों में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगा चुके हैं। तमाम बातों पर मतभेद होने के बाद भी ओवैसी और तमाम विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट नजर आ रही हैं। बताते चलें, दुनिया भर में भारत की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों का मकसद पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया भर के सामने लाना है। भारतीय दुनिया को बताना चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत इसका शिकार हो रहा है। भारत चाहता है कि दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए कि वो आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। इसी कड़ी में तमाम डेलीगेशन दुनिया के तमाम हिस्सों में जाकर भारत की आवाज बन रहे हैं। भारत की ओर से उठाए गए इस कदम पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।